नमस्कार साथियों। जिसका बहुत समय से इंतजार था कि कैग की रिपोर्ट्स विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी, फाइनली कल वो दिन आया और उम्मीद के अनुरूप ही 14 में से सिर्फ एक कैग रिपोर्ट कल टेबल की गई। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस ने इसको इनिशिएट करते हुए इस कैग रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उसकी उसको ध्यान में रखते हुए ही, क्योंकि जिस समय ये पॉलिसी तैयार की गई थी उसी समय से हमें संदेह था कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं और अल्टीमेटली इससे सरकार के राजस्व के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। मुझे याद है 2 जून को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसके बारे में लिखित में शिकायत जांच एजेंसीज को दी। उसके बाद एक और शिकायत जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संलिप्तता के भी कुछ जो सबूत थे उसको लेकर तत्कालीन प्रदेश के अध्यक्ष हमारे अनिल चौधरी जी उस समय पुलिस कमिश्नर से मिले और वो तथ्य उन्होंने उस समय सामने रखे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी इसमें संलिप्त है। जहां आज मैं स्वागत करता हूं कि कम से कम ये टेबल की गई, लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ प्रश्न जो बचे थे कि क्यों नहीं 14 की 14 अभी तक टेबल की गई। हमें और आपको मालूम है 2017 के बाद लगातार जो हम अपने मंचों से, अपनी प्रेस ब्रीफिंग से लगातार जिस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि दिल्ली की जनता की हार्ड एंड मनी का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी लूट की जा रही है, उसको हम लगातार उठाते रहे और कहीं ना कहीं वही सारी चीजें आज कैग की रिपोर्ट में सच साबित होती नजर आ रही हैं। हम ये चाहेंगे कि ये सबसे पहले तो ये जो कैग की रिपोर्ट्स हैं इनको, क्योंकि पीएसी में डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी से जल्दी एक समयबद्ध तरीके से ये पीएसी की फॉर्मेशन हो और उसमें इन रिपोर्ट्स को प्रॉपर तरीके से जांच की जा सके और आगे जिन लोगों ने इस लूट में संलिप्त थे उन लोगों को सजा मिल सके। हम ये चाहेंगे कि ये सरकार सुनिश्चित करे कि जल्दी से जल्दी पीएसी की कमेटी को फॉर्म करे और उसमें ये डिस्कशन हो। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि कई ऐसे पहलू हैं, हम और आप जानते हैं कि पीएसी की परंपरा ये रही है कि जो वैसे तो इसमें ऑपोजिशन के जो लीडर होते हैं वही उसको चेयर करते हैं, लेकिन दिल्ली में लगातार हमने देखा कि जो शासन में सरकार होती है वही इसको लीड करती है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे पहलू हैं जो इसमें डिस्कशन नहीं में आ पाएंगे, हम ये चाहेंगे कि कांग्रेस ये डिमांड करेगी कि उनको पब्लिक डोमेन पे भी चर्चा के लिए हम भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को कहेंगे कि वो पब्लिकली इस रिपोर्ट को और अन्य जो रिपोर्ट्स आएंगी उनको चर्चा में जरूर लेकर आएं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं अभी आपके सामने इसके बारे में बात करना चाहता हूं, डिटेल में भाई संदीप दीक्षित जी करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, आप सब जानते हैं कि 2017-18 से लेकर 2021 के बीच की इसमें सारे जो ऑडिट्स हैं वो उस समय के दौरान जो भी घटनाएं हुई हैं उसको इसमें चर्चा में आई है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पहलू ये है कि महत्वपूर्ण पहलू विशेष रूप से भाजपा और उसके बड़े नेताओं और तत्कालीन उपराज्यपाल की भूमिका से जुड़े कुछ सवालात हैं जो नजरअंदाज इस रिपोर्ट में किए गए हैं। प्रमुख इसमें अनसुलझे जो प्रश्न है उसमें 1 वर्ष के भीतर 3 आबकारी निदेशकों को बदलने का निर्णय क्यों और किसने लिया।
आप जानते हैं कि तीन तीन जिस समय ये आबकारी नीति बन रही थी उस समय तीन तीन कमिश्नरों को बदला गया। तो ये किसके आदेशों पर किया गया और ये निर्णय क्यों लिया गया? इसके साथ साथ दिल्ली में शराब के नए ब्रांड्स को बढ़ावा देने का काम की जांच जरूरी है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे नए ब्रांड्स इस दौरान इन्होंने इंट्रोड्यूस किए जिसकी जांच बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ केजरीवाल सरकार की लाई गई शराब नीति को लागू करने की अनुमति तत्कालीन उपराज्यपाल ने दी थी, फिर इस पर कोई जांच आज तक क्यों नहीं हुई है? मास्टर प्लान का उल्लंघन कर शराब के ठेके खोलने के लाइसेंस कैसे दिए गए, इस पर विस्तृत जांच करने की जरूरत है। हम और आप जानते हैं कि जहां ये शराब नीति आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लाई गई, वहीं जो शराब के ठेके खोले गए वो पूरी दिल्ली में खोले गए और उसमें कुछ ऐसे स्थान भी थे जो उसको क्या कहेंगे, सॉरी, नॉन कन्फर्मिंग एरियाज जो थे उसमें भी ये शराब के ठेके खोले गए। ये किसकी अनुमति से खोले गए? किसने इसकी इजाजत दी? हम और आप जानते हैं कि कॉरपोरेशन की इजाजत के बिना ये शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते थे। और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी का राज उस समय कॉरपोरेशन में होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ इनको खोलने की इजाजत दी बल्कि उनको नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में भी खोलने की इजाजत उस समय के जो कॉरपोरेशन में सरकार होती थी उसमें इसको इजाजत दी गई थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जांच का विषय है जिसको पूरी तरीके से जांच की जानी चाहिए। और अगर मैं इस पूरी कैग रिपोर्ट को 3 शब्दों में बयां करना चाहूं तो मुझे लगता है कि ये 3 चीजें इसमें लूट, झूठ और फूट। जब मैं बात कर रहा हूं कि लूट, किस तरीके से लूट मचाई गई दिल्ली के हार्ड एंड मनी की और किस तरीके से वेस्टेज किया गया, जो दिल्ली की जनता के से उगाए गए टैक्स के रूप में जो मनी थी उसको किस तरीके से लुटाया गया, वो हमारा और आपके सबके सामने है। उसमें सीधा सीधा कैग की रिपोर्ट में सामने आया कि 2002 करोड़ रुपए की इसमें अनियमितता पाई गई है। अगर यही 2002 करोड़ रुपए दिल्ली के राजस्व में आता तो निश्चित ही जो हमारी महिलाएं हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी उनको शायद पेंशन मिल पाती, उन बुजुर्गों को पेंशन मिल पाती या रोड के काम हो पाते। लेकिन कहीं ना कहीं इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया। इसके साथ साथ लगातार ये दावे किए गए कि हम दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं। जब मैं बात करता हूं झूठ की तो झूठे वादे इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार करने का काम किया और वास्तविकता से बिल्कुल दूर। आज कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि ये जो लगातार झूठ बोल रहे थे कि हम राजस्व बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें साफ तौर से 2002 करोड़ की जो ये लूट की झूठ है वो सबके सामने आई है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि झूठ किस तरीके से उसको एक अमली जामा पहनाया गया, तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से जो विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें थी उनको नजरअंदाज करते हुए इस लूट को अंजाम देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ अब साफ तौर से नजर आता है जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लगातार आपसी नोक-झोंक में बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस कैग की रिपोर्ट को सार्वजनिक होने के बाद चर्चा में लाने से जिस तरीके से बचने का काम कर रही है, ये आपसी फूट का नतीजा है, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं हमें जो महसूस हो रहा है कि इस कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के पश्चात भी इसके ऊपर पूरी तरीके से चर्चा शायद नहीं हो पा रही है। कांग्रेस आज इस मौके पर 3 विशेष बात
कहना चाहती है और कांग्रेस की ये मांगे भी हैं कि शराब घोटाले की जांच का दायरा व्यापक किया जाना चाहिए। और जब मैं व्यापक बात कर रहा हूं तो इसमें जो 3 डायरेक्टर्स उस दौरान चेंज हुए उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए जिन शराब की कंपनियों को ये ठेके मिले, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसे देने का काम किया है, उससे स्पष्ट ये झलकता है कि इनकी संलिप्तता पहले से बनी हुई थी। इसके साथ साथ भाजपा के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दी गई लिखित शिकायत की भी जांच होनी चाहिए। मैं जैसे अभी आपको सामने रखा कि 5 सितंबर 2002 को तत्कालीन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में जो हमारा डेलीगेशन कमिश्नर पुलिस से मिला था, उसमें हमने ये सबूत पेश किए थे कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जांच आज तक आगे नहीं बढ़ पाई है। तो हम ये चाहेंगे कि वो जांच इस पूरे प्रकरण की जांच व्यापक रूप से हो, जिसमें किस तरीके से डायरेक्टर्स चेंज हुए, किन परिस्थितियों में चेंज हुए, किसने अलाउ किया नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में ये ठेके खोलने का, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि एक व्यापक जांच की जरूरत इस पूरे प्रकरण में बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ शराब घोटाले पर बोले जा रहे झूठ को उजागर करने के लिए हम ये मांग करते हैं कि सार्वजनिक मंच पर, क्योंकि हमें ये महसूस होता है कि ये आपसी नूरा कुश्ती अभी भी लगातार जारी है। जिस तरीके से इस कैग की रिपोर्ट को टेबल करने के पश्चात भी उसको चर्चा में नहीं लाए जाने से बचते हुए, क्योंकि ये दोनों पार्टियां दिख रही हैं, लिहाजा हम ये चाहेंगे कि इसको सार्वजनिक मंच पर, खुले मंच पर इसकी चर्चा की जानी चाहिए, ताकि दिल्ली की जनता को उसको लूटने का जो पूरा प्रकरण ये है उसको उजागर किया जा सके और दिल्ली की जनता को सच्चाई, जो दूध है वो दूध और पानी का पानी उनके सामने होना चाहिए। तो ये 3 मांगों के साथ हम चाहेंगे कि इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की जांच हो और सार्वजनिक मंच पर इसकी चर्चा हो। आगे की डिटेलिंग, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई संदीप दीक्षित जी अब आपके सामने और डिटेल्स के साथ रखेंगे। थैंक यू देवेंद्र भाई। पहले तो मैं देवेंद्र भाई की तरफ से, अपनी तरफ से सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देवेंद्र भाई के बोलने के बाद इसलिए में बहुत कुछ नहीं बचा है कहने को, क्योंकि सारे डिटेल्स रिपोर्ट में भी आ गए हैं। 3-4 बातें हैं जो मैं जोड़ना चाहूंगा आपने जो बातें कही उस पर, और जो सवाल अभी नहीं उठ रहे हैं और जिस पर मैंने देखा है कई लोग उस बात पर ध्यान भी नहीं केंद्रित कर रहे हैं। बहुत साफ तौर से इस सीएजी रिपोर्ट ने इन बातों को कहा है कि जिन मंशा के साथ, जिस स्पिरिट के साथ ये नीति शुरू में बनाने की बात हुई, बार बार अलग अलग कदमों पे उसको बदला गया। ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदारी करें, वो सिमट कर जहां पहले 77 लोगों को इसमें भागीदार थे, होलसेल का काम करते थे, वो घट के 20-22 हो जाता है, बल्कि 14 हो जाता है। ये 14 ऐसी संस्थाएं हैं जो आपस में संबंध रखती हैं, कुछ इस देश के एक ऐसे हिस्से से आती हैं जहां संदेह की स्थिति बनती है कि वहां के राजनेता या उनके परिवार के लोग हमारी आपकी सरकार के साथ संबंध बनाकर चलते हैं। इन सब पर भी गहराई से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि जो बात हम लोगों ने कांग्रेस के मंचों से बार बार कही है कि शराब नीति के बनने के 8-9 महीने पहले से इसकी बारीकियां पब्लिक चर्चा में आ गई थी। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी कोई ऐसी आबकारी नीति नहीं है जिसकी बारीकियां उस नीति के बनने के पहले आम चर्चा में आ जाएं। और ये बहुत से लोग जो इस बात को जानते हैं, सरकारी अधिकारी इस बात को कह रहे थे कि आम चर्चा में इसलिए आ रहा था क्योंकि सरकार और शराब के ठेकेदारों के बीच में और उससे संबंधित लोगों के बीच में इस नीति का बार बार चर्चा हो रही थी, जो अपने में दिखाता है कि ये सरकार अपने विवेक से नहीं, बल्कि उनके और जो भी शराब के ठेकेदारों के बीच में संबंध बने थे उससे निकलते हुए जो इन दोनों के आत्महित थे, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी नीति बनी है। और इस पर अलग से एक जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ सीएजी रिपोर्ट, बार बार लोग कहते हैं, जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि साहब सीएजी रिपोर्ट में सीधे सीधे भ्रष्टाचार का शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में कभी भ्रष्टाचार का शब्द नहीं इस्तेमाल होता है। वो अनियमितताओं की तरफ दिखाती है,
वो इस बात की तरफ संकेत करती है कि आपकी मंशा क्या थी और अंत में हुआ क्या, और उसके बीच में जो कहानी है वो सरकार और जांच एजेंसियों के ऊपर निर्भर पड़ता है कि उसके अंदर की सत्यता निकालें। मैं 3 चीजों के खास रेखांकित करना चाहूंगा जो बातें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। सबसे पहले, आम आदमी पार्टी की सरकार ये कहती है कि हम बोतल प्रति बोतल जो है अब हम एक्साइज नहीं लगाएंगे। उन्होंने ये कहा कि कुछ साल पहले से जिस तरीके से जिस स्तर पर एक्साइज कलेक्ट होता था, हम उसी पर हर साल 5 या 10% बढ़ाकर एक मूल जो है हम लोगों से ले लेंगे। उसके बाद वो कितनी बोतलें बेचते हैं, क्या नहीं बेचते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। पहली चीज तो जीएसटी के आने के बाद इस देश में इतनी टेक्नोलॉजी है कि जब एक एक लेस के चिप्स के ऊपर आप अलग से जीएसटी लगा सकते हैं, तो बोतलों के लिए आपने इस तरीके के अलग काम क्यों किया, यह संदेह की स्थिति बनती है। एक जमाना हो सकता था। दूसरा यह था, यही आम आदमी पार्टी बार बार कहती थी कि दिल्ली में 30 से 40% से ऊपर अवैध शराब बिकती है। यानी अगर हमारे यहां समझ लीजिए अगर 10,000 बोतलें बिकती थी तो यह माना जाता था कि 13 से 14,000 बोतलें बिक रही हैं, इसलिए 3 से 4,000 बोतलों का एक्साइज सरकार में नहीं आती है। तो फिर 10,000 बोतलों की सेल को क्यों हमने स्टैंडर्ड माना? इसका मतलब है इस सरकार ने 30 से 40% चोरी को एक लीगल सैंक्शन दे दिया कि अगर एक सिस्टम में 30 से 40% लीकेज है तो हम नई सिस्टम में 30-40% के लीकेज को भी लीगल मानेंगे। इसका मतलब है डेलिबरेटली इन्होंने अलाउ किया है होलसेलर्स को कि अपनी पहले की इलीगल एक्टिविटी को आज आप लीगैलिटी के नाम से आगे चलाएं। तो दिल्ली को 30 से 40% सीधे सीधे लॉस हो रहा है जो सीएजी रिपोर्ट में कवर नहीं हुआ है। फिर मैं एक और चीज जानना चाहता हूं कि अगर समझ लीजिए सामान्यतः आपकी इन्होंने एस्टिमेट किया है कि इतना परसेंटेज जो है हर साल एक्साइज बढ़ेगा, उस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए कोई बेसिस ये सरकार नहीं देती है। किसी भी बिजनेस में अगर आप आगे प्रोजेक्ट करते हैं, सामान्य बजट में भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो तमाम कैलकुलेशन जाते हैं, कितनी मिडिल क्लास बढ़ेगी, दिल्ली की सैलरी कितनी बढ़ेगी, कि कितना शिफ्ट होगा लोकल लिकर से फॉरेन लिकर में, इस तरीके का कोई मापदंड नहीं बनता है, एक आर्बिट्रेरी नंबर इस्तेमाल कर लिया जाता है। दूसरा यह है कि अगर आप लोगों को याद होगा एक कहानी, जब भी हम लोग लिकर माफिया की बात करते हैं तो हम होलसेलर्स की बात करते हैं। सारी की सारी नीति प्राइवेट होलसेलर्स पर आधारित होती है। इसमें मैन्युफैक्चरर्स कहीं नहीं दिखते हैं, इसमें रिटेलर्स का हित कहीं नहीं दिखता है। और ये पहली बार हमने देखा है कि कोई नीति कहती है कि प्रति व्यक्ति को अगर हम 2 ही दुकान देंगे, वो 54 दुकानें तक उसको लाइसेंस मिल जाता है। और मैं आपको दुकानों का क्या गणित हो सकता है इसका एक छोटा नंबर दूंगा। सामान्य ये माना जाता है सामान्य कि अगर एक लिकर की दुकान दिल्ली में है तो उसका कुछ नहीं तो 60-70 लाख से 1 करोड़ 1.25 करोड़ का फायदा होता है हर साल। तो जिस एंटिटी को 2 करोड़ का साल में फायदा होना चाहिए था, आपने केवल एक पेन से उसको, अगर आप 50 या 52 दुकानें माने तो 50 करोड़ का उसने फायदा कर दिया। तो आपके दस्तखत से जो व्यक्ति 2 करोड़ कमा सकता था, अगर 50 से 52 करोड़ कमा सकता है, तो यह बात मैं तो नहीं मान सकता कि अंदर केवल आपके अंदर में जनहित होगा। आपके और उन लोगों के बीच में क्या संबंध हुए होंगे कि आपने केवल एक दस्तखत से, जो नीति के खिलाफ था, नैतिकता के खिलाफ था, सरकार के अधिकारियों ने जिस तरीके से प्रपोजल आपके पास भेजे उसके खिलाफ था, कैबिनेट में जो डिसीजन हुए उसके खिलाफ था, केवल एक दस्तखत से आपने लोगों को 2 से 54 दुकानें कर दी। ये किस बेसिस के अंदर किया गया, इसका सीधे सीधे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरी जो बात मैंने आपसे कही कि जो ये कहा गया था कि पहले 377 के करीब रिटेल थी, जिसमें 262 केवल प्राइवेट किए जाते थे और सरकारी कंपनियां इसको बेचा करती थी। आज वो एक तरफ तो 850 के करीब रिटेल हो जाते हैं, लेकिन जहां पहले 262 के करीब प्राइवेट प्लेयर्स थे, आज केवल 22 प्राइवेट प्लेयर्स हो जाते हैं। और आर्ग्यूमेंट आप देते हैं कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए था। आपको शायद याद होगा कि जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी 2G पर, तो ये हमने एक मंशा की थी कि जितने ज्यादा प्लेयर्स उस मार्केट में आएंगे उतना ज्यादा ओपन होगा। उसके बिल्कुल विपरीत उस समय आम आदमी पार्टी ने कहा था, बिल्कुल दूसरे तर्ज दिए थे, और आज उसी तर्ज से वो एक अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। तो इन चीजों को उसमें बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। और जो एक फाइनल बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जो देवेंद्र जी ने एक अपने सवाल पर एक बात किया था कि किस तरीके से इसमें जो है कुछ ब्रांड्स को प्रमोट किया गया, उसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की एक चिट्ठी है जो मैंने चुनाव के दौरान आप लोगों के सामने उल्लेख किया था, लेकिन चुनाव था तो शायद इसको बहुत लोग नहीं देख पाए।
दिल्ली सरकार ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिकर का चेंज करने की एक डॉक्यूमेंट बनाया था जो मुझे मिला और मैंने उसको वेरीफाई किया है। और अगर आप देखिएगा आज से कोई 10-15 दिन पहले एलजी साहब की अध्यक्षता में एक नई आबकारी नीति दिल्ली में इंप्लीमेंट हुई है जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर बनती है। इसके कुछ मुख्य चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इस पे बात करते करते ये कहती है कि एसओपी फॉर डेटाबेस ट्रांसपेरेंट एंड ऑनलाइन लिकर ऑर्डरिंग सिस्टम दैट चेक्स ब्रांड पुशिंग, eliminates bias and reflects national, regional, local market shares। ये रिपोर्ट जो दिल्ली सरकार बनाती है वो जब स्टडी करती है तो वो ये देखती है कि दिल्ली में अगर माना जाए कि दिल्ली में लोगों का जो लिकर ड्रिंकिंग का कल्चर है या जो प्रेफरेंसेस हैं, सामान्यतः माना जाएगा कि गुड़गांव है, नोएडा है या आसपास के जो शहर हैं जिसको हम एनसीआर कहते हैं, जिस तरीके की वहां प्रेफरेंसेस या आदतें होंगी दिल्ली में भी सामान्यतः उसी तरीके का आपको कस्टमर मिलेगा। जब ये स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं कि एनसीआर के इलाके में जिस तरह की ब्रांड्स लोग डिमांड कर रहे थे उससे बिल्कुल विपरीत वो वाले ब्रांड दिल्ली में नहीं अलाउड होते हैं। जिसकी तरफ देवेंद्र भाई ने अभी इशारा किया कि कुछ ऐसे ब्रांड दिल्ली में पुश किए जा रहे थे जो माना जाए अगर दिल्ली के कल्चर वाले लोग जो गुड़गांव में और जगहों पर रहते हैं वो उनको प्रेफर नहीं करते हैं। इस कारण से ये रिपोर्ट कहती है, however it seems that the reality is completely opposite with a plethora of complaints regarding brand pushing and brand suppression। मतलब दिल्ली की सरकार डेलिबरेटली कुछ ब्रांड्स को पुश कर रही थी और कुछ ब्रांड्स को दबा रही थी। उसके बाद वही आगे चल के कहती है कि सर्टन ब्रांड्स आर पुश्ड इन दिल्ली कॉन्ट्ररी टू कस्टम चॉइस। या मतलब है कि सरकार की रिपोर्ट खुद कहती है कि हम लोगों ने जो काम किया है उसमें मार्केट का कहीं प्ले नहीं था, हम जबरदस्ती कुछ न कुछ ब्रांड्स थोपते हैं दिल्ली के ऊपर। वो ऊपर कुछ लिस्ट देती है इन ब्रांड्स की और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें आती है, मैं थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा। द मेनेस ऑफ ब्रांड पुशिंग नॉट ओनली डिसरिगार्ड्स एक्चुअल कंज्यूमर प्रेफरेंस बट अंडरमाइंस फेयर मार्केट कॉम्पिटिशन। और अगर सरकार की तरफ से मार्केट कॉम्पिटिशन अनफेयरली डील किया जाता है तो ये करप्ट प्रैक्टिस में आता है। उसमें कहा है कि द प्रैक्टिस हैज बिकम टू सेल व्हाट इज ऑर्डर्ड एंड ऑर्डर ओनली व्हाट वन लाइक्स टू सेल। मतलब जो हम चाहेंगे हम वही बेचेंगे, जो हम चाहेंगे अपने मन से उसको हम बेचेंगे। इसके मतलब है आर्बिट्रेरी है और शराब में कोई परोपकार में किसी शराब की कंपनी की मदद नहीं करता है। फिर उसमें दिया जाता है कि इसमें एक परवर्स इंसेंटिव आता है और जो आखिरी लाइन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है, एनालिसिस ऑफ द अबव टॉप ब्रांड्स जो दिल्ली में पुश हो रहे हैं रिवील्स दैट मोस्ट ऑफ देम हैव देयर प्लांट्स बेस्ड इन पंजाब। पंजाब में किसकी सरकार है ये बात आप देख लीजिए और वो लिस्ट भी वही रिपोर्ट देती है कौन सी वो कंपनियां हैं जो पंजाब में बेस्ड हैं। तो न केवल ये लोग पॉपुलर ब्रांड्स को पुश करते हैं बल्कि उन ब्रांड्स को जबरदस्ती पुश करते हैं जो ब्रांड्स पंजाब में बेस्ड डिस्टिलरी कंपनीज बना रही हैं। 1916-17 से आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी है पंजाब में, वहां विपक्ष में बड़ी पार्टी रही है, उसके बाद सरकार रही है। इसके ऊपर भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि जब दिल्ली में उत्कृष्ट कस्टमर है, पैसे वाला कस्टमर है, दिल्ली का माना जाता है डिसर्निंग कस्टमर है, उसके ब्रांड्स नहीं दिए जाते हैं और जबरदस्ती उसको उस राज्य की कंपनियों की शराब पिलाई जाती है जहां आम आदमी पार्टी की अपनी सरकार है। थैंक यू। मुझे लगता है कुछ चीजें जो इसमें रिपोर्ट में पूरी तरीके से इंगित की गई हैं, जिसमें लाइसेंस वायलेशंस की बात है, जिसमें लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल खास तौर पे अगर मैं बात करूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरीके से मोनोपोलाइज पूरा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कर दिया गया था और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है उसके ऊपर चेक्स जानबूझकर हटाए गए ताकि एक बोतल के साथ साथ दो बोतलें भी जिस तरीके से इन्होंने उस समय बांटने का काम किया था वो बहुत ही दुखद है। और बहुत मैं समझता हूं कि ऐसे समय में जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय पर इस तरीके की जो हरकतें हुई हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी उसका बहुत गलत असर गया है और उसका असर खास तौर पर महिलाओं के ऊपर ज्यादा पड़ा, जिसकी वजह से बहुत विरोध भी हुआ और उस विरोध के चलते इनको ये पॉलिसी विड्रॉ भी करनी पड़ी। इसके साथ साथ जो अन्य पहलू इसमें कवर किए गए हैं और जिनकी ओर
सीएजी ने इशारा किया है उसमें वीक रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की भी बात मजबूती के साथ रखी गई है। डेफिशिएंसीज इन इन्वेंट्री ट्रैकिंग, अभी संदीप भाई ने उसके बारे में विस्तार से बात की कि ट्रैकिंग हो ही सकती थी। जहां पर हम लेज के एक चिप्स का कोई पैकेट बेचते हैं उसकी ट्रैकिंग हो सकती है, तो बोतल की तो निश्चित ही हो ही सकती थी। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें लगता है कि इसमें अभी भी जांच की जरूरत है और इसकी विस्तृत जांच जिसके दायरे में उस समय के तत्कालिक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे जिनके साइन से ये पॉलिसी लागू हुई, नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में भी इन शराब की दुकानों को खोला गया, किसके इशारे पर खोला गया, क्यों रूल्स को बिल्कुल दरकिनार करके इन शराब की दुकानों को खोला गया, वो सारे पहलुओं के बारे में संदीप जी ने और हमने बात रखी है। हम चाहेंगे कि इसके ऊपर लगातार हम जो नए नए पहलू आएंगे उसके बारे में आपको फिर भी ब्रीफिंग करते रहेंगे। और जिस लेटर की मैं चर्चा कर रहा था 5/9 की, मैं वो आप सबके सामने दिखाना भी चाहता हूं, जिसमें हमने खास तौर पे ये ब्रांड्स की बात जो है वो रखी थी कि कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको लगातार पुश किया जा रहा है और उनके लिंक्स कहां पर हैं। उसकी जांच आज तक भी पेंडिंग है। ये पुलिस कमिश्नर के यहाँ पर 5/9/2022 को हमारा रिप्रेजेंटेशन गया था, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। थैंक यू। जी, देखिए दोनों बातें हैं। जहां पंजाब की कुछ कंपनीज की जिक्र उसमें किया गया था, और मैं कहना चाहता हूं ओएसिस ग्रुप की जो कंपनी थी उसकी ओर हमने इशारा उस समय किया था। इसके साथ साथ जो सोम ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं मध्य प्रदेश की, जिन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपया उस समय भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में दिए थे, उसके साक्ष्य हमने उस समय प्रोवाइड किए थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो फर्दर जांच के घेरे में आने की जरूरत है। इससे अलग एक सवाल है, इससे अलग पहले एक इस पे सवाल कर लें। है सर, आम आदमी पार्टी से रिलेटेड ही। सर यही सवाल है। ये जो आप विस्तृत जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और किस तरह की विस्तार से जांच की मांग आप कर रहे हैं, कौन सी जांच मांग रहे हैं आप? हमने बहुत विस्तार से आपके बारे में इस सारे के बारे में चर्चा की, और सीएजी रिपोर्ट क्लियरली ये कहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और जो लॉसेस थे उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसी दौरान जिस समय ये पॉलिसी बन रही थी उस समय 3-3 डायरेक्टर्स को चेंज किया जाता है। नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में शराब की दुकान खोलने की इजाजत मिलती है। ये सारे ऐसे पहलू हैं, या जो ब्रांड्स हैं, पर्टिकुलर ब्रांड्स जिनको पुश किया जा रहा है, वो किसके इशारे पर किया जा रहा था, कौन कौन उसमें संलिप्त थे, वो सारी चर्चाएं के ऊपर हम चाहते हैं विस्तार से जांच की जानी चाहिए। जब इनकी जांच होती है और चीजें और सामने आती हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स पे क्या इसका असर पड़ेगा, पंजाब पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के अपने एक उम्मीदवार को लुधियाना वेस्ट का जो है कैंडिडेट बना दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी अब इस बात की को अफवाह बता रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे या दूसरा रास्ता देखेंगे। इसको कैसे देखते हैं? जिस लुधियाना की बात आप कर रहे हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर संदिग्ध हालातों में जो वहां के उस समय के विधायक थे उनकी मौत हुई, आपको मालूम है, जिसको आत्महत्या के रूप में दिखाया गया है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर चर्चा करना चाहता हूं कि आज पंजाब में माहौल बदले हुए हैं। तो जिस स्ट्रैटेजी के तहत वो किसी राज्यसभा मेंबर को उतारने की बात कर रहे हैं, पहले वो जीतेंगे, उसके पश्चात ही शायद आगे का रास्ता खुलेगा। और मुझे नहीं लगता वहां पर आम आदमी पार्टी की जीत इतनी आसानी से होने वाली है। हमारे मजबूत जो पैर हैं वहां पर हैं, और पंजाब
एक बदलाव की तरफ देख रहा है। पंजाब की हालात भी दिल्ली से मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा अलग नहीं है। वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वहाँ की जिस तरीके से नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, और उसके चलते जिस तरीके से लोगों का मोह भंग हुआ है आम आदमी पार्टी से, तो आसान रहा, आसान नहीं है। है? मैं निकाल के देता हूँ, वो भी दिखा दीजिए सर। गलत वाली